नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट, नथिंग डिस्ट्रैक्शन। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग लेके आए हैं जो अपना नीट 2026 का पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन को। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह की क्वेश्चन आए। ये जो बेटा पेपर कोड है ये है कोड 11। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे पहले में है द रिएजेंट दैट रिड्यूस द नाइट्राइल टू द प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट होगा जो नाइट्राइल को, इस ग्रुप को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH2O। ये क्या होता है, ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है, एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा काम कर देगा। SN प्लस HCl, बेटा यहाँ पे देखो किस तरह से रिएक्शन होती है। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जहाँ पे SN HCl के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है SnCl2 और साथ में दो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होते हैं। और ये जो NO2 है उसको काम करता है NH2 में कन्वर्ट करने का, लेकिन ये नाइट्राइल के लिए काम नहीं करेगा, साइनाइड के लिए ये यूज़ नहीं होता है। हाइड्रोजन निकल, ये बिल्कुल ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस रिएक्शन को करवा देगा। देन हमारे पास है सोडियम एंड इथेनॉल। तो यहाँ पे भी आप सोच सकते हो बेटा कुछ इसी तरीके से रिएक्शन होगी। ये यहाँ पे एक्टिव मेटल है, एसिडिक हाइड्रोजन है, जहाँ से क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और साथ में सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और साथ में यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो कि क्या कर सकती है, जो कि रिडक्शन कर सकती है। तो यहाँ से भी बेटा हो जाएगा। ये वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड की रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके की रिएक्शन होती है जो कि अमाइड देते हैं। हमारे पास अमाइड तो है ही नहीं, हमारे पास तो कौन है, साइनाइड है। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारा आंसर जो सही आता है वो आता है ऑप्शन नंबर 2, हमारा एकदम से सही हो जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है B2O5 Fe कैटलिस्ट दे रखे हैं और उनका यूज दे रखा है। तो बेटा Fe देखो यूज होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। फिर जो हमारे पास PdCl2 है ये यूज होता है फॉर द इथाइन टू इथेनॉल, मतलब ये हो जाएगा 4, ठीक है। V2O5 यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2 फ्रॉम द SO3, तो ये हो जाएगा 3rd। एंड निकल कॉम्प्लेक्स यूज होगा हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, तो ये हो जाएगा 2nd। तो हमारा जो आंसर आया वो है 3142, 3142। तो ये हमारा जो आंसर होगा बेटा ये 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A + B प्रोवाइडिंग 2D गैसेस, डेल्टा U दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी एट द 298 केल्विन। तो देखो बेटा क्या करना है हमारे को, डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा NgRT। अब डेल्टा H की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा H की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा H की वैल्यू आएगी हमारे पास -10,000, ठीक है। फिर प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी, 2 - 3, तो ये हो गई -1। R की वैल्यू कितनी लेनी है, R की वैल्यू लेनी है 8.31। एंड टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर है हमारे पास 298 केल्विन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। डेल्टा H की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास, टेम्परेचर 298 है और हमारे को दे रखा है यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू भी दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है -444 जूल पर केल्विन। बेटा यहाँ से आप जब आप डेल्टा G की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अपनी थर्ड ऑप्शन वाली, ये आ जाएगा डेल्टा G = आ जाएगा +0.635। और क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। बेटा सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है, उससे आपका आंसर एकदम से करेक्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास बेटा देखो n की वैल्यू 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। 2p की बात हो रही है तो वो ही होता है 2nd के साथ। अब देखो 4s के लिए एक ही ऑप्शन है तो ये हो गया 3rd के लिए,
4s, ये हो जाएगा 5d, 5f हो जाएगा, तो 5f हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है, और ये हो जाएगा बेटा 3d जो कि दे रखा है 1 में, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ Bi+3 इज डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ BiOOH, कैलकुलेट द pH विद व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारे पास सॉलिड है BiOOH, ये सॉलिड है और ये डिसोशिएट हो रहा है BiO पॉजिटिव और साथ में OH माइनस में, इसकी सॉलिबिलिटी S 0 0, बाद में ये 0, ये S और ये S, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KSP की वैल्यू आ जाएगी S², जो कि हमें कितना अंदर रखी है, जो हमें दे रखी है 4 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई, S की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁵, और ये जो S है यही किसका कंसंट्रेशन है, ये OH माइनस का कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁵। तो जरा इसका POH कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आ जाएगा 5 - log 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 0.3, कितना आ जाएगा 4.7। फिर हमारे पास पता है pH + POH कितना होता है 14, तो POH की वैल्यू 4.7 है, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा 9.3। 9.3 हमारा आंसर होना चाहिए बेटा, जो कि हमें दे रखा है इन द ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। RNA पोसेसेस ए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, सही बात है। कंटेन थायामीन एज वन ऑफ द 4, ये बेटा गलत है। थायामीन जो है वो किस में होता है, वो DNA में होता है, RNA में यूरासिल होता है, तो यहाँ की वजह से ये गलत हो गया। DNA पोसेस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल बात सही है। कंटेन थायमीन इज वन ऑफ द, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये वाला सही हो रहा है। RNA पोसेसेस डबल स्ट्रैंड, गलत हो गया बेटा। एंड कंटेन यूरासिल, ये सही है, लेकिन पहला वाला तो गलत ही हो गया। ठीक है, DNA पोसेस इज सिंगल, ये वाला भी बेटा गलत हो गया। तो ले दे के अपने पास जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत ही हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे। द करेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स। अब आप देखो बेटा, ये क्या है, OH पोजीशन 1 है, यहाँ पे पोजीशन 2 है, तो ये पोजिशनल हो गए। ये किस तरीके के आइसोमर होंगे, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होंगे। अब इनके बारे में देखिए, यहाँ पे मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम है, और यहाँ पे मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है, यहाँ पे एटम हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। अब जरा इसको देखो, यहाँ पे कीटोन है फंक्शन ग्रुप, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। अब इसमें देखो, इस रेफरेंस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में सोचो बेटा, यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 3 है, ठीक है, और यहाँ पे अब देखो इधर भी कार्बन 2 हो गए और इधर भी कार्बन 2 हो गए। तो मेटामर होता ही क्या है, किसी रेफरेंस ग्रुप के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो जाए, तो हम उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बेटा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में 53 देखते हैं। 53 में बेटा ऑप्टिकल, अब ये वाला देखो, ये ऑप्टिकल शो करता है, स्पेशल केस है MAA थ्राई, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, इसमें ऑप्टिकल होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर पहले वाला देखो, ये होगा बेटा स्क्वायर प्लेनर, मतलब ये शो कर सकता है, ये सिस एंड ट्रांसपैलाटिन वाला केस है, सिसपैलाटिन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक बार ये नाइट्रोजन से जुड़ सकता है और एक बार ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, तो लिंकेज वाला चेंज हो सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ। एंड यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म हो सकती है, वाटर मॉलिक्यूल कैपिटल ब्रैकेट के अंदर बाहर आ सकता है, ये वर्क कर सकता है, ये वर्क कर सकता है एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन एज वेल एज अ लिगेंड। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड। तो 3142 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा वो सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 में हमें यूनिट दे रखी है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K A पावर n, n इज द ऑर्डर। K की यूनिट क्या आ गई, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन A पावर n। तो इसकी अब यूनिट देख लेते हैं। K की यूनिट क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज द रेट की यूनिट है, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन की पावर n। तो K की यूनिट क्या आ जाएगी, K की यूनिट आ जाएगी कंसंट्रेशन 1 माइनस n पर यूनिट टाइम। अगर मैं मान लो इसको बेटा 1 लिखता हूँ, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसकी यूनिट आएगी केवल सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूंगा,
तो जो यूनिट आएगी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की आ गई। अब n की वैल्यू 0 रखी तो 0 ऑर्डर के लिए आ गई, वो क्या आ गई, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम 0 के लिए ये हो जाएगा। फिर जब वैन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस में चला जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, और ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, मोल इनवर्स पोल पावर -2 लीटर पावर 2 एंड सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास 4 3 1 2 आंसर हो गया। 4 3 1 2 आंसर जो है वो बेटा सेकंड ऑप्शन में एकदम से सही दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल IUPAC ने पूछा है। तो बेटा देखो, इधर ये है मिथाइल, M से स्टार्ट होता है, और इधर ये है इथाइल, E से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली E पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बल्ब इज रेटेड एट 150 वाट converting 8% of energy into the light. If the energy of one photon is this one, how many photon are emitted by the bulb per second? तो देखो बेटा, टोटल जो हमारे पास एनर्जी है वो कितनी रिलीज हो रही है, वॉट में दे रखी है, जो कि जूल पर सेकंड होता है, कितनी हो रही है 150 जूल पर सेकंड। लेकिन इसकी केवल 8% ही लाइट 8% एनर्जी ही कन्वर्ट हुई लाइट में। और ये जो एनर्जी है ये n फोटोन निकले, जहाँ पे हर फोटोन की एनर्जी कितनी थी, हर फोटोन की एनर्जी थी हमारे पास 4.42 इंटू 10⁻⁻⁹। तो हमारे को क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आ जाएगी 150 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन है 4.42 इंटू 10⁻⁹। इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E की वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है वो आ जाएगी 2.71 इंटू 10⁻⁹, जो कि हमारे को ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देन ऑप्शन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर की तरफ। मीथेन रिएक्ट विद द 1000 केल्विन या फिर 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। मीथेन की रिएक्शन जरा वाटर से कराओ, मीथेन की रिएक्शन वाटर से कराओगे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगी 3H2 गैस बन जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, 3H2 गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ही इज द ओनली प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 58 है। कंपाउंड दे रखा है C8H8O गिव ए रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद द 2,4 DNP रीजन। मतलब कंपाउंड में हमारे पास डबल बॉन्ड O है। फिर बोल रखा है इट डज नॉट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है, ये केवल कीटोन ही हो सकता है। ऑन द ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद द क्रोमिक एसिड P गिव द एरोमेटिक प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस ऑन द ट्रीटमेंट विद द NaHCO3। मतलब ये जो होना चाहिए ये कोई एसिड होना चाहिए जो कि किसी बेस से रिएक्शन करके एफरवेसेंस दे रहा है। तो देखो बेटा ये एल्डिहाइड है, ये नहीं हो पाएगा अपना सही, ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला नहीं हो पाएगा सही। तो पहला तो ये वाला, या तो ये होगा कीटोन या फिर ये वाला कीटोन होगा। अब इस वाले में देखो बेटा, इस वाले में कोई हमारे पास कंपाउंड बनना है, उसमें ये कुछ ऐसा कंपाउंड दे रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है, जबकि हमें पता है जब हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस तरह से, ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैच हो रही है। ये हमारे पास कीटोन है और रिएक्शन होने के बाद एक एसिड बन रहा है जो कि बेस से रिएक्शन के एफरवेसेंस भी वहां पे जनरेट करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसमें क्या होंगे, इसमें 3 सिग्मा 2 पाई फिर C2H2, सॉरी ये इथीन था, मैंने एसिटिलीन का बना दिया, C2H4 इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्मा एंड 1 पाई होगा, फिर C2H2 यहाँ पे 3 सिग्मा और 2 पाई होंगे। देन हमारे पास CH4 में क्या होगा, CH4 में हमारे पास 4 सिग्मा होंगे, फिर NH3 है, NH3 में क्या होगा 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, ये हमारे पास बेटा होगा। तो C2H4 में हमारे पास आया 5 सिग्मा, ये मतलब मैच कर रहा है 4 के साथ। इसमें आए हमारे पास
3 सिग्मा एंड 2 पाई, ये मैच कर रहा है 1 के साथ। फिर CH4 में आया 4, तो ये 3 के साथ मैच कर रहा है, और NH3 में आया सेकंड, तो 4132 ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द फॉलोइंग 2 रिएक्शन गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z। तो देखो बेटा, सेम फॉलिंग स्मेल जो होता है ये आइसोसाइनेट जब बनता है तो उसकी बिटर आलमंड जैसी स्मेल होती है, जो कि काफ़ी फाउल स्मेल होती है, उस तरीके का कंपाउंड इसने दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होने वाला है, C2H5NH2 ये बनने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आपने जब उसकी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बेटा C2H5NC, और ये अपने पास क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया, जिसकी वजह से Z की जो स्मेल होगी वो काफ़ी फाउल होगी, ठीक है। अब पहले वाली में देखो, अगर देखो बेटा KCN है, KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो CH3 CH2 Cl, और जब Cn माइनस की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जाके क्लोरीन रिप्लेस होगा और Cn जाके लगेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cn ये बनेगा। लेकिन अगर हम AgCN की रिएक्शन कराएं तो AgCN क्या है, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन में फ्रीली डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे KCN को हमने सॉल्यूशन में मिलाया तो वो फ्री K पॉजिटिव और फ्री Cn माइनस देगा, AgCN उस तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये लोन पेयर के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी बेटा, ये रिएक्शन लोन पेयर के थ्रू होगी, इस तरह से, इस तरह से। तो क्या बनेगा, तब बनेगा CH3 CH2NC, यहाँ से भी क्या बना, आइसोसाइनेट बना। तो बेटा हमारे पास जो X है वो होना चाहिए AgCN, और जो Z बनना है वो हमारे पास C2H5NC होना चाहिए। मतलब इसका पहला ऑप्शन ही बेटा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द 5 ग्राम ऑफ 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। देखो क्या करना है, हमें ये सोचना है कि भाई 60 ग्राम अगर हमारे पास यूरिया है, मतलब 1 मोल है, तो 1 मोल यूरिया का फॉर्मूला क्या है, जरा ये सोचिए। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2CONH2, मतलब यहाँ पे अगर 1 मोल में देखा जाए तो 4 हाइड्रोजन है। तो आप बोलोगे भैया 60 ग्राम में कितने हैं, 4 मोल हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन एटम के हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में होंगे 4/60। तो हमारे पास 5.4 ग्राम में, तो हमारे पास बेटा 5.4 ग्राम में क्या होंगे, 5.4 ग्राम को कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और साथ में ऑब्वियसली इसको एवोगैड्रो नंबर से करेंगे तो 6.0, इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 ही ले लेते हैं, इंटू 10⁻23। तो ये 10 टाइम जाएगा बेटा, 10 टाइम जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये बेटा 2.168 इंटू 10⁻23 आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा नाइट्रोजन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। ये बात सही है, नाइट्रोजन के पास बेटा जो भी बॉन्ड होगा वो केवल p ऑर्बिटल से ही बना होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल तो नाइट्रोजन के पास है ही नहीं। तो ये तो सही हो गया। फिर ये फॉस्फोरस और ये जो आर्सेनिक दे रखा है फॉर्म p d बॉन्ड विद द ट्रांजिशन मेटल। देखो बेटा ये सारे के सारे लिगेंड की तरफ बिहेवियर शो कर सकते हैं। लिगेंड की तरफ बिहेवियर शो करेंगे तो लिगेंड क्या करेगा, मेटल को जाके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो मेटल भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को इनके ABMO में ट्रांसफर कर सकता है। तो पहला बॉन्ड जो बॉन्ड बना वो कैसा होगा, सिग्मा होगा। दूसरा बॉन्ड जो बना वो क्या होगा, पाई। अब इसने अपने डी इलेक्ट्रॉनों को इसके ABMO में ट्रांसफर किया, ठीक है। ऑल द मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। हम यहाँ पे बोलते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये सिग्मा स्टार में आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमें ऑड मैन आउट करना है, तो ये करीब करीब सही हो सकता है कि जो सेकेंड बॉन्ड बना उसको हमने पाई मान लिया, ठीक है। फिर फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नहीं बेटा ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p d बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ये तो बेटा बिल्कुल गलत हो गया। नाइट्रोजन के पास
ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। नाइट्रोजन के पास तो हमारे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो किस तरीके से डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला वाला सही हो गया, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है। दूसरा वाला भी सही हो गया, वो बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तीसरा वाला भी सही हो गया कि वो भाई कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। जैसे आपको रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर याद होगा, तो रेड फास्फोरस में एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं और ये एक पॉलीमर बनाते हैं, मतलब एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ कई बार जुड़ सकता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ही होती है। डाउन द ग्रुप जाने पे ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है, लेकिन होती है। तो पहला थर्ड वाला भी सही हो गया, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया फोर्थ, और फोर्थ ही हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन इस तरीके से है। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट। तो ये इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, ये EDTA की बात हो रही है। EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है जहां पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम होते हैं। देन है थायोसाइनाइड। अब देखो बेटा, इसके बारे में कहा जा सकता है कि जैसे इसमें एक बार हो सकता है सल्फर डोनेट करे और दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसा भी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे कार्बन डोनेट करे। तो यहाँ पे ये एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। ऑक्सलेट भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, इसमें दोनों ही जो डोनेटिंग एटम होंगे वो ऑक्सीजन ही होते हैं। ठीक है, तो ले देखिए इसका केवल थर्ड ऑप्शन ही बेटा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द करेक्ट इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर ऑफ सोडियम बेरिलियम। अब जरा इनकी पोजीशन देखो बेटा, सोडियम यहाँ पे होगा, इसके बगल में कौन होगा, Mg, उसके ऊपर कौन होगा, बेरिलियम, उसके फिर इधर कौन होगा, सिलिकॉन, उसके बाद कौन होगा, फास्फोरस। तो अगर मेटेलिक करेक्टर देखें तो नीचे वालों का मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होगा सोडियम का, फिर होगा Mg का, फिर होगा बेरिलियम का, क्योंकि ये भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है। फिर इन दोनों में सिलिकॉन ज़्यादा मेटेलिक होगा और फास्फोरस मोर नॉन मेटेलिक होगा। तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए, फास्फोरस सबसे कम सोडियम सबसे ज़्यादा, फास्फोरस सबसे कम सोडियम सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें Mg की पोजीशन गलत दे रखी है। अब ये वाला देखिए, सोडियम सही है, Mg सही है, बेरिलियम सही है, सिलिकॉन सही है, फास्फोरस सही है। तो ले देखिए बेटा, इसका आंसर जो करेक्ट होता है वो आता है अपना ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्यूमीन से कन्वर्ट करना है बेटा फिनॉल। ये बेटा ऑटो ऑक्सीडेशन वाली एक रिएक्शन है, O2 के साथ होती है, H2SO4 बाद में यूज करते हैं और इससे एसीटोन भी बनता है और साथ में फिनॉल भी बनता है। ये फिनॉल की वन ऑफ द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैच करेगा 1। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड से इथेनॉल बना रहा है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्रिकी किया। यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराएंगे हम इसकी मीथेनॉल से, हम इसको बनाएंगे पहले एस्टर हैं, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम H2 और कैटलिस्ट से। किससे कराएंगे, H2 एंड साथ में कोई कैटलिस्ट से, जिससे वो क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर देगा। और पूरी तरीके से रिड्यूस करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्कोहल। मतलब बी जो ऑप्शन है ये मैच करता है थर्ड के साथ। फिर ये क्या है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। इसके लिए अगर आप देखो तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर आपने भाई यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, तो बीच में ये बना हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन हो गया। फिर उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराया। एसिडिक हाइड्रेशन मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वाला जो मैच करेगा, ये मैच करेगा बेटा हमारे पास फोर्थ के साथ। फिर हमें फिनॉल से ओलियम बनाना है, तो फिनॉल से ओलियम बनाने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन बचा वो देखते हैं। पहले फिनॉल से, सॉरी बेंजीन से फिनॉल बनाना है, ठीक है, बेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो पहले हम इसका कराएंगे भैया ओलियम के थ्रू रिएक्शन। ओलियम क्या होता है, फ्यूमिंग H2SO4 H2S2O7 ओलियम होता है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H आ जाएगा। फिर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे SO3Na बन जाएगा। फिर इसको बेटा हम NaOH के साथ हीट करेंगे
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से -Na2CO3 निकलेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। लेकिन मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में फिनॉल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बेसिक मीडियम में क्या एग्जिस्ट करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ये। लेकिन बाद में अगर आप देखो तो लास्ट स्टेप में क्या है, एसिडिक कंडीशन भी दे रखी है, मतलब इसका एसिडिक हाइड्रेशन होगा और एसिडिक हाइड्रेशन होने के बाद ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन का जो मैच है वो जा रहा है बेटा 1 के साथ। क्या आ गया, डी ऑप्शन का जो मैच है ये तो 2 के साथ जाएगा, ठीक है। एयर ऑक्सीडेशन, ये 2 ऑटो ऑक्सीडेशन 2 के साथ जाएगा, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 ये हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर 2 में, ये वाली चीज सही हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑल्दो 3 ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉमन इन द लैंथेनॉइड बट सीरियम शोज द +4 ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज। अब देखो सीरियम जो है बेटा इसका नंबर कितना होता है, 58 होता है। क्या आएगा कन्फिग्रेशन, XE आ जाएगा। फिर साथ में हमारे पास S2D1 और F1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का कन्फिग्रेशन आ जाएगा। तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर तो होगी, लेकिन अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन लें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो नोबल गैस की तरह हो जाएगा। तो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन आने की वजह से ये कैसा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब +3 के साथ साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। तो देखते हैं, आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर द F14। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। इट्स नियरेस्ट इलेक्ट्रो इनर्ट गैस इज रेडॉन, ये भी गलत है बेटा। इसकी नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी वो 54 वाली कौन सी होगी, जियोन होगी। फिर इट्स एटॉमिक नंबर इज 61, ये भी गलत हो गया बेटा। इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4F0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि एक बेटा नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इसीलिए अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल शो करता है, स्टेबल रखता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, मतलब इसका जो आंसर होगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, वो आंसर अपना 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले एल्कोहल की रिएक्शन हुई होगी PCl5 से, CH3 CH2 CH2OH, यहाँ से बना होगा CH3 CH2 CH2 और साथ में क्या होगा, यहाँ पे PCl5 की रिएक्शन करा रहे हैं, PCl5 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा Cl और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है POCl3, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई KOH के साथ, हीट कराया अल्कोहलिक KOH, मतलब उसका हमने कराया एलिमिनेशन। तो हमारे पास बन गया 1 प्रोपीन और 1 प्रोपीन के सामने देखिए बेटा परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो क्या होगा भाई, CH3CH यहाँ पे अटैक करेगा और CH2Br यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये हमारे पास होगा Z और हमसे क्या पूछा है X, ये हमारे पास होगा X। POCl3 और साथ में हमारे पास 1 ब्रोमो पे होना चाहिए। तो POCl3 और देखिए बेटा 1 ब्रोमो पे 1 पोजीशन पे ये ब्रोमो लगा हुआ है। तो आप हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा हमारे पास PTCl3NH3, ये जो होगा बेटा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ये होगा सिस एंड ट्रांसपैलेटिन, यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। फिर अगला जो होगा हमारे पास NH3, ये ऑक्ट्राहेड्रल होगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ये ऑक्ट्राहेड्रल होगा 1, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होगा। और FeCO5 क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल, तो ये सेकंड। तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बेटा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द नेपथलीन डाई टेस्ट। ये बेटा देखो फिनॉल का टेस्ट होता है, फिनॉल ये थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है फिनॉल, ठीक है। कुछ फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, HOH HOH, ये 2 फिनॉल हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल लूज करने के बाद उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है। यहाँ पे आ जाता है 2 फिनॉल इस तरह से और साथ में इस तरह से, ठीक
है, ये हमारे पास बन गया फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन इंडिकेटर का एक क्वेश्चन हो रहा है, ये कौन सा है, फिनोप्थलीन। और जैसे ही हम इसमें बेटा बेस मिलाते हैं तो ये बेटा जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर बन गया, ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर की खासियत है कि जब तक एसिडिक मीडियम होता है ये कलरलेस होता है, और जैसे ही मीडियम बेसिक हो जाता है ये अपना कलर चेंज कर लेता है और क्या बना देता है, पिंक कलर यहाँ पे बना देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेंजीन दे रखा है और उसका हमने करा रहे हैं फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बेंजीन का फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे CH3Cl और साथ में AlCl3 के साथ, यहाँ से बनेगा टॉलिन, यहाँ से बनेगा क्या, टॉलिन बन गया। और फिर उसका डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 वार्म कंडीशन में हमने उसका नाइट्रेशन कराया। तो नाइट्रेशन कराने से दो तरीके के बन सकते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा और एक पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। अब देखो बेटा, ऑर्थो वाला जो पैरा वाला है वो मोर सिमेट्रिकल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये किस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। मतलब इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अच्छा डिफरेंस होना चाहिए। तो काफ़ी जब डिफरेंस है इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसको हमें करना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोलैलिटी ऑफ 2.5 इथेनोइक एसिड, मोलर मास 60 इन द 75 ग्राम बेंजीन इज दिस वन। तो ए ऑप्शन को कैसे ट्राई करेंगे, ए ऑप्शन को ट्राई करेंगे, कितना वेट है हमारे पास 2.5, मोलर मास कितना है 60, फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 75 और 75 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2.5 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाई 75। आप इसको सॉल्व करिए, ये बेटा आपके पास ये ही वैल्यू आ जाएगी 0.556। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 5 ग्राम NaOH इन द 450 ml ऑफ वाटर। तो बी ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे, बी ऑप्शन में चेक करेंगे बेटा, हमारे पास 5 ग्राम NaOH है, उसका मोलर मास है 40, फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है 450 और इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पे बेटा यही वैल्यू आ जाएगी 0.278 मोलर। तो हमारे पास ए भी सही है, साथ में बी भी सही है। फिर देखो, एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर। ये बात सही है बेटा कि कोल्ड वाटर होगा तो कोल्ड वाटर में क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एक्वाटिक एलिमेंट बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी वो निकल जाएगी और उनका फिर वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये वाला हमारा सी ऑप्शन भी सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्रेशर, बिल्कुल गलत बात है। राउल्ट हेनरी लॉस के हिसाब से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो ये गलत हो गया। फिर for a binary solution of A and B, the number of moles of A and B are Na and NB mole fraction of B। भाई B का मोल फ्रैक्शन होगा तो ये आना चाहिए ना NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये B का मोल फ्रैक्शन आया, लेकिन इन्होंने फॉर्मूले में यहाँ पे Na दे रखा है, तो मतलब ये वाला जो चीज़ है ये गलत है, तो ये वाला भी गलत है। तो ले देके हमारे पास A B C सही हो रहे हैं, जो कि ऑप्शन हमारे पास बेटा बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्यूरिंग लासाइन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड। अब देखो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं उसको आयनिक कंपाउंड में। जैसे अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2S में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सल्फर और नाइट्रोजन है और साथ में ऑब्वियसली कार्बन भी होगा तो ये NaSCN में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई हैलोजन है तो हैलोजन की जब हम रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, सभी में हम क्या करते हैं, सोडियम को फ्यूज करते हैं, तो हैलोजन की रिएक्शन जब हम सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा, NaX बनेगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है उसको आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म इसका सही आंसर है। यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है इस टेस्ट का। फिर अगला देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर द 10 मिनट विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मोलर मास हमें दे रखा है। तो इसको जरा चेक करते हैं बेटा, हमारे पास क्या आएगा, W/E इज इक्वल टू IT
बाई 96500, ये हमारे पास होता है। W कितना आएगा हमें पता करना है। E क्या है 63 डिवाइड बाय n फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। फिर I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है हमारे पास 1.5 एम्पियर। फिर टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट को पहले मिनट को सेकंड में चेंज कर लो। फिर देखो हमारे पास क्या दे रखा है फैराडे की 196487। अब यहाँ से बेटा W क्या रह गया, W हमारे पास अननोन रह गया है, एक ही चीज़ अननोन रह गई वो है W। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो W हमारे पास आएगा बेटा 0.2938, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बेटा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना सर्टेन रिएक्शन T Kelvin during a process Q 500 joule is absorbed by the system and work of 200 joule is done by the system, then change in the internal energy। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये केमिस्ट्री वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है। यहाँ पे इसने बोला है कि सिस्टम ने प्लस 500 एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करी, तो जो एब्जॉर्ब करी वो पॉजिटिव, और साथ में बोला है 200 यूनिट का वर्क डन भी कर लिया, तो जो वर्क डन कर दिया वो नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी बेटा 300 यूनिट से बढ़ जाती है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही इसका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हैज द नेगेटिव स्लोप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी है बेटा, देखो हमारे पास जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसका ग्राफ ये होता है A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। थोड़ा सा अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा A0 माइनस KT इज इक्वल टू AT, ये हमारे पास ग्राफ आएगा। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे AT वर्सेस टाइम, तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगी A0 की वैल्यू, और जो हमारे पास स्लोप आएगा वो आएगी अपनी K की वैल्यू। इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो ये जो हमारे पास दे रखा है ग्राफ, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वैलिड है, तो इसका आंसर बेटा 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ClF3। ClF3 बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है बेटा। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, 1 2 3 और ये 5 6 7। एक इधर क्लोरीन के साथ, इधर फ्लोरीन के साथ गया, एक इधर फ्लोरीन के साथ गया, एक इधर फ्लोरीन के साथ गया, एक लोन पेयर ये बचा, एक लोन पेयर ये बचा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए 5 ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन sp3d हो जाता है। अगर आप शेप को देखोगे तो ये कौन सी शेप आ रही है, ये बेटा हमारे पास टी शेप आ रही है। ये कौन सी शेप आ रही है, ये हमारे पास टी शेप आ रही है। तो इसकी अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। इट टी शेप ज्योमेट्री विद द 2 लोन पेयर, बिल्कुल बात सही है। इट टी शेप ज्योमेट्री विद द 3 लोन पेयर, गलत हो गया, ये वाला सही है। ट्राइगोनल पिरामिडल गलत हो गया, टी शेप है। फिर ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल, ये भी गलत है, तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखा है इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए सॉल्ट फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute H2SO4 is added which give the colorless vapor of स्मेल ऑफ विनेगर। यहीं पे बेटा खत्म हो जाता है सारा क्वेश्चन। द पेपर टर्न ब्लू। अब देखो बेटा, जो हमारे पास एसेटेट वाले जो सॉल्ट होते हैं ये डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में आता है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में आता है। आपको याद होगा डाइल्यूट H2SO4 को कैसे याद करते थे, डाइल्यूट इसको याद करते थे कांट श्योर सक्सेस। तो कांट में कौन सा आता है, कार्बोनेट, एसिडेट, नाइट्राइट, थायोसल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, ये आते थे डाइल्यूट H2SO4 में। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे वहाँ पे एसिटिक एसिड की वेपर निकलेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मेल ऑफ विनेगर आती है। और आप जरा देखो बेटा ये कैसा है, ये एसिडिक है। एसिड क्या होते हैं, एसिड के लिए मैंने आपको बताया था ABR। एसिडिक कौन से होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन तो यहीं पे क्लियर हो गया था इसी से। ये जो सॉल्ट होगा यहाँ पे एनाइन जो एस बेसिक रेडिकल है, जो एसिडिक रेडिकल है वो कौन सा होगा, एसिटेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एट 298 केल्विन ए सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x minus and HX, Kb of x minus is this one, what is the pH of the बफर सोल्यूशन। तो देखो बेटा क्या होता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे Kb की वैल्यू दे रखी है, हमें पता है फॉर द गिवन एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर Ka इंटू Kb इज इक्वल टू क्या आता है, Kw 10⁻⁻14। तो Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻10, कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा pKa की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस लॉग
सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर है, ये 1 हो गया और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो पीएच कितना आ गया, पीएच हमारे पास बेटा 4 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो पीटी H2 2 एटमॉस्फेयर HCl कंसंट्रेशन दिस वन, और ई नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, और हमसे बताना है कि भाई क्या वैल्यू उसकी आती है। अब आप देखो बेटा हमारे को इक्वेशन क्या है, ये है H2 convert into H2 gas at the 2 atmosphere pressure convert into 2H positive, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁻²। अब इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2। तो ये तो SE के लिए, SHE के लिए तो 0 होगा, तो 0.5 इसको हम लिख लेते हैं 0.6 डिवाइडेड बाई 2, लॉग H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या है 2 × 10⁻⁻² डिवाइड बाई पीएच प्रेशर कितना है 2, और इसका भी क्या है बेटा स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, याद रखना। तो क्या आ गया, -0.0 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया, लॉग 2 × 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करना है, -0.03, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा लॉग 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3 और इसकी वैल्यू -0.3 आ जाए, अच्छा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास log 4.3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 है। तो ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो -0.03 इंटू आ जाएगा -3.7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो 4th ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात डेटा में यहाँ पे याद रखने वाली है, आपने ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ली है, आपने ये कौन सी रिएक्शन लिखी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो E आ रहा होगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा होगा, ये जो आ रहा है ये कौन सा आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है, जबकि हमें बोल रखा है EMF। अब आप NCERT और IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हम किसी भी सेल का EMF IUPAC कन्वेंशन में रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिखते हैं। तो ये तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया 0.109 वोल्ट, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखा जाएगा तो बेटा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। तो हो सकता है बेटा जब फाइनल आंसर किया है तो उसमें इसका आंसर 1 भी हो सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा इसका आंसर या तो बेटा 1 करेंगे या फिर 4 करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और हम अगर IUPAC की कन्वेंशन और अपने IUPAC कन्वेंशन अपने NCERT के हिसाब से देखें तो हमें जो E नॉट की वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल में लिखनी होती है, अनटिल उन्होंने हमसे स्पेशली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पूछा गया है, तब तक हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल में लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में आप देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं पूछा गया कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना है, तो हो सकता है कि वो आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हो। तो गलतियां हो सकती हैं इस क्वेश्चन में, ले देके मुझे कहना चाहिए कि मतलब ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हमें क्या रखना चाहिए, अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास TI, अब इसमें +2 दे रखा है, टाइटेनियम +2, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √n × n+2, जरा इसको चेक कर लो, ये क्या जाएगा 2 और ये क्या जाएगा 2 + 2 4, ये क्या जाएगा √8। अगर ये √9 होता तो ये वैल्यू 3 आती, अगर ये √8 है तो इसकी वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम आएगी। 2.84 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, बिल्कुल बात सही है। ECl3 E boron and aluminum then is monomer when E is B and dimer when E is L, बिल्कुल बात सही है बेटा। देखो BCl3 मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि AlCl3 ऑर्डिनरी एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरह से। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, सही हो गया। द कैटेनेशन ऑफ द ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14, ये वाला भी बिल्कुल बेटा सही दे रखा है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द -2 ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल गलत है कि ऑक्सीजन की परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -1, सुपर ऑक्साइड में कितनी होती है -1/2, OF2 के साथ कितनी होती है +2 एंड O2F2 के साथ कितनी होती है +1, ठीक है। O2 पॉजिटिव में कितनी हो जाएगी +1/2, ठीक है। और साथ में आपको अगर देखेंगे तो O2
एलिमेंट में कितनी हो जाएंगी, 0। तो कितनी सारी पॉसिबल है, -2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1, -half, +2, +1, इतनी सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन की, और इन्होंने केवल बोला है -2 ही होगी, जो कि गलत हो गया। तो हमारा आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, 4th वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा फॉर्मल चार्ट ऑफ द ऑक्सी, देखो बेटा ये क्लास में कई बार मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम रहा होगा, और कई बार मैंने बच्चों को बताया इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन एटम आया, उसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत थी, तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया। और आपको याद होगा मैं कई बार बोलता हूँ बेटा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये जो चार्ज आता है यही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसका फॉर्मल चार्ज +1, और इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका जो चार्ज होगा वो -1 होगा। अब ये वाला एटम कितना है, ये वाला एटम है 2, ये वाला एटम है 1, और ये वाला एटम है 3। तो 2 के 1 के ऊपर कैसा चार्ज है, हमें 2 1 3, अच्छा तो यही सीक्वेंस में रखना है 0 1 -1, तो सेकंड ऑप्शन ही बेटा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। द कलर चेंज इज ऑब्जर्व इन द एल्कलाइन पीएच क्लोज टू इक्विवेलेंस पॉइंट। बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि एल्कलाइन मीडियम में जाते ही ये कलरलेस से पिंक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, कलरलेस से कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो कलरलेस टू पिंक कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हमें 4th ऑप्शन में ये दे रखा है। तो इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा बेटा, 4th ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर CO2 गैस इज पास थ्रू द ओवर हॉट coke volume of gaseous mixture after the complete reaction at STP 1.4 the composition of gaseous mixture as STP। तो बेटा CO2 गैस है, इसकी आपने कार्बन सॉलिड से रिएक्शन करवाई, यहाँ से क्या बनेगा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये पहले 1 लीटर थी, ये इसको छोड़ दो क्योंकि, और ये 0 था, 1 में से x खत्म हुआ, ये कितना बनेगा 2x। तो टोटल कितना गैस का वॉल्यूम हो गया 1 - x + 2x कितना हो गया 1 + x, और 1 + x की वैल्यू कितनी रहेगी 1.4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4। तो अब जरा देखो CO2 का अमाउंट कितना होगा, CO2 का अमाउंट होगा 1 - x मतलब 0.6, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा 2x मतलब कि, और x की वैल्यू कितनी है 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.8, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए 0.8 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए 0.6। तो वो हमारे को बेटा सेकंड ऑप्शन में सही दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो मतलब हमारे पास बना होगा CH3 CH2 और साथ में Cl। NH3 की रिएक्शन करवाई, NH3 की रिएक्शन करवा के क्या बना होगा CH3 CH2 NH2। फिर हमने रिएक्शन करवाई इसकी NaNO2 की और साथ में HCl से, तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया होगा CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl-। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसका वाटर के साथ हमने इसका करा दिया हाइड्रेशन। तो क्या बन गया CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया OH। तो ये बेटा हमारे पास सही आंसर जो होगा वो होगा 3rd ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिलो इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो बेटा ये हमारे को किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। तो अगर आप देखोगे तो EA/RT की वैल्यू कितनी है, EA/RT की वैल्यू है हमारे पास 1.25 × 10⁴। तो यहाँ से अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, वो अच्छा यहाँ पे 80 नहीं होगा, T यहाँ से हटा दे देंगे। तो EA/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास R की वैल्यू दे रखी है 1.98 × 1.25। तो ये जो देखो बेटा, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, × 10⁴ भी है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास 24.84 आ जाती है, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में Kp और Kc बराबर नहीं होने चाहिए। तो बेटा देखो, जिसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ जाएगी उसके लिए Kp और Kc बराबर होंगे। जिसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं होगी उसके लिए Kp और Kc बराबर नहीं होंगे। अब इसके लिए देखो बेटा, गैसियस प्रोडक्ट 2, गैसियस रिएक्टेंट भी 2, इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके लिए गैसियस प्रोडक्ट 2, गैसियस रिएक्टेंट 4, इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी देखिए, गैसियस प्रोडक्ट 2 और गैसियस रिएक्टेंट भी 2, डेल्टा Ng 0 हो गया। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी डेल्टा Ng 0 हो गया। तो ले देखिए, यहाँ पे जो अपना सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग द, तो लार्जेस्ट जो साइज होगा बेटा Mg का होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, साइज कम होता है। साइज क्या होता है, कम होता है। तो सबसे बड़ा साइज होगा Mg का और सबसे छोटा साइज होगा Al+3 का। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा है, सबसे बड़ा साइज दे रखा है एल्यूमिनियम का, सबसे छोटा साइज दे रखा है Mg+2 का, जो कि गलत है। IUPAC नेम ऑफ द एटॉमिक नंबर 107 इज अनिल सेप्टियम, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरिटी इन द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज रिफर्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी बिल्कुल बात बेटा सही है कि लिथियम जो है वो डायगोनली इससे मैच करता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlClH2O। अब देखो बेटा, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आएगा, +2 यहाँ पे, और एक क्लोरीन के ऊपर -1 होगा, तो +3 चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई। और इसके पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, और सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये वाला भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा, वो पहला ही आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म और हमारे पास जो एसीटोन है, ये आपको याद होगा, ये एक एक्सेप्शनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इस तरह से। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये जो बॉन्ड की जो मैंने दिखाया था, ये स्ट्रेंथ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रेंज में आ जाती है। तो इंक्रीज नेगेटिव डेविएशन, इंक्रीज इन स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, अगर ज़्यादा स्केप होते तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल बात सही है। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक। अब देखो, AlCl3 और 6Cl। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पहली बार एक क्लोरीन लगाएंगे। ठीक है, पहली बार जब Cl2 और AlCl3 की रिएक्शन कराई तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना, और साथ में एक HCl बन गया। फिर से रिएक्शन कराई, एक और क्लोरीन लग गया, फिर से एक रिएक्शन कराई, एक और क्लोरीन लग गया। तो 6 बार जब रिएक्शन कराई होंगी तो हमारे पास बेंजीन में 6 के 6 हाइड्रोजन आ चुके होंगे, और वहाँ पे 6 के 6 आ चुके होंगे, क्लोरीन आ चुके होंगे। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। जबकि आपको याद होगा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे क्लोरीन ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड को तोड़ के क्लोरीन लगाने के लिए हमें कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल ही चाहिए। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास इस तरीके का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, जहाँ पे हर कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक एक क्लोरीन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे H भी होगा और साथ में क्लोरीन भी होगा। हर कार्बन पे एक H भी होगा और क्लोरीन भी होगा। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC, ये इसका बेटा कॉमन नेम है। तो अगर आप देखो बेटा, इस पूरे पेपर का एनालिसिस करके देखो तो पेपर बिल्कुल सही था। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको जैसे बताया कि जिसमें उसने हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, उसमें ज़रूर हो सकता है कि ऑक्सीडेशन पूछा हो, रिडक्शन पूछा है, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आखिर उन्होंने क्या सोच के इस क्वेश्चन को बनाया है। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आपने डिस्कस ना किया हो। जैसे वो एल्कोहल वाला जो टेस्ट था जिसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर बन रहा था, वहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये लैब मैनुअल में प्रेजेंट है। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, केवल NCERT पढ़ते हैं, वो लैब मैनुअल देखते भी नहीं है। ये सारे के सारे लैब मैनुअल में। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर हमें तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर तो डबल टाइट्रेशन में था, या फिर ये IIT एडवांस में जब पढ़ाते हैं इंडिकेटर वहाँ पे पढ़ाया जाता है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। बेटा ये सारे के सारे लैब मैनुअल में दे रखी हैं चीज़ें। तो अब आपको याद रखना है कि बेटा NCERT का मतलब लैब मैनुअल भी होता है। उस लैब मैनुअल को भी आप इंक्लूडेड मानो अपने सिलेबस में। ठीक है बेटा, और मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस
पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा। सारा का सारा पेपर स्टैंडर्ड था, इजी क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि डिफ़िकल्ट था, इसमें कोई प्रॉब्लम आई। तो आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से इस पेपर को दिया होगा, सभी ने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स सबके आने वाले हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हमारा आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, हमारा इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमें बताइए कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। देख के अच्छा लगता है बेटा, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, और अगर नहीं आए तो भी प्लीज़ बताइए, ताकि क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग आगे सोच सकें। तो बेटा अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।